ऐसे ही। क्लास खत्म हो जाएगी फिर डिस्कशन कैसे होगा? अरे क्लास खत्म हो जाएगी मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। अब चुपचाप सुन लो पहले मेरी बात। जो हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12 डेमोक्रेसी। हाँ आपने वीडियो भेजा देखा है। राइट, इंडियन डेमोक्रेसी का जो चैप्टर इनकम्प्लीट था वो मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप लोग चैप्टर देख लेना, पीडीएफ में बनाकर आज डाल दूंगी। ओके, उसकी तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। राइट, आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नेम इज क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर 121। फटाफट से बुक्स ओपन करो सब। रुको मैम बुक लेके आती हूँ। अभी तक बिना बुक के बैठे थे? हाँ बिना बुक के बैठे थे। देखो मैम देखो। अरे मैम ऐसा नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि आपका पीरियड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि कब क्यों? से लिंक आ ही नहीं रही थी। अरे लिंक तो कितने मैंने टाइम कब की भेज दी बेटा, मैं ज्वाइन करते हुए आप लोगों को ज्वाइन करते हुए मैं टाइम लगा, लिंक तो मैंने टाइम पे भेज दी थी। ऐसा नहीं, उर्मी उनका खत्म हुआ ना उसके बाद फिर किसी की लिंक नहीं आई थी बहुत टाइम तक, इसलिए लगा कि नहीं नहीं नहीं, आएगी। हर्षिका के मोबाइल में नेट प्रॉब्लम है। नेट प्रॉब्लम इधर बिल्कुल भी नहीं है, वाईफाई ओके ओके लगा ओके ओके। तेरा भी फोन चल जाएगा। हर्षिका कीप क्वाइट, फटाफट से बुक ओपन कर दे बेटा। चलिए, पेज नंबर 121 का आप लोगों का हो चुका है, 1 पेज आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे बताया था आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं अपना पेज नंबर 122 से स्टार्ट करती हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण क्लाइमेट जो अफेक्टेड होता है? क्या पेज नंबर कौन सा है? 122। 122। अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया और कैमरेज ऑफ हो चुके हैं। हर्षिका, जया और निधि आज प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है। स्टार्ट करूं? There are some factors on the surface of the earth which control the distribution and the amount of elements of climates. These are called climatic factors. आप सभी को पता है हमारे जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उस पे जो हमारे क्लाइमेट का मौसम यानी हमारा क्लाइमेट है वो काफी चीजों से अफेक्ट करता है, काफी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन जो और अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के लिए हमें इन चीजों को कंट्रोल करना होता है और ये फैक्टर्स हम आगे बढ़ेंगे। इन फैक्टर्स को फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, climatic type on the surface of the earth changes according to the latitude of the place concerned. There is a distance of about 101 यानी 111 kilometers between two successive latitudes. Sun rays fall vertically over equatorial region, hence it is very hot throughout the year. India is divided into 2 zones of different climatic condition. First is torrid zone, second is टेम्परेट जोन। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है हमारे अक्षांश। डिग्रीज आप लोगों को पता है कि हर हमारी कंट्री के जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग पोजीशंस बन जाती है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया का मैप बना हुआ है वो अलग अलग डिग्रीज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अक्षांश के अकॉर्डिंग है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है, तो ये हर जगह पे इसका क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग होता है। इसलिए बोला है हर 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो सन रेजेस होती हैं, सन की जो किरणें पड़ती हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग पड़ती हैं। ठीक है, रेजेस अलग अलग पड़ती है। सभी को पता है कि सबसे पहले सन जब राइज करता है तो सबसे पहले कहाँ पर उसकी किरण पड़ती है, कहाँ पर उसकी रेजेस पड़ती है? कौन सी स्टेट है?
क्लास 9 सीरियसली? आप लोगों को ये तक नहीं पता कि सनराइज में सबसे पहले किरण कौन सी स्टेट पे पड़ती है? वेस्ट साइड, वेस्ट। ईस्ट में पड़ती है, ईस्ट से उगता है, ये पता है ना? हाँ, नहीं कंफर्म है ना? वही पूछ रही हूँ, नहीं तो भाई ये भी अभी मुझे होता है, पता चले वेस्ट में खत्म हो जाता है। ईस्ट में उगता है, तो ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है सबसे पहले सनराइज वहां पर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती जाती है हर स्टेट में रेजिस आती जाती है या रेजिस बढ़ती जाती है। तभी आप लोग जब भी वो चेक करते हो, एक टाइम आता है ना सनराइज का और सन उसका जब ढलता है उसके लिए, तो वो टाइमिंग सब जगह अलग अलग होता है। वो सिर्फ इसी बिहाफ पे होता है क्योंकि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग सन रेस करता जाता है, सन की रेसेस जो है अलग अलग जगह पे पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि हर 111 किलोमीटर के बाद सन रेसेस जो है वो फॉल वर्टिकली, यानी वर्टिकली वे में, हल्की तिरछी वे में हर जगह पड़ती है। इट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। आपको पता है एक जब सूरज की किरणें बढ़ती है तो वो सूरज की किरणें जो है वो तिरछी बढ़ती है तो ठंडक होती है। जैसे जैसे वो स्ट्रेट होती जाती है या हॉरिजॉन्टल वे में होती जाती है तब मौसम जो है वो और गर्म होता जाता है, हॉट होता जाता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। इंडिया को 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन है टॉरिड जोन एंड सेकंड जोन है टेम्परेट जोन, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से कितनी दूरी है हर स्टेट की और इवन हमारे कंट्री में सी से कितनी दूरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। पढ़ते हैं आगे। द डिस्टेंस ऑफ द लैंड मास फ्रॉम सी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। जो लैंड मास वाला, जो लैंड वाला एरिया होता है वो सी से कितना दूर होता है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। वाटर एंड लैंड हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब एंड रिलीज द सोलर हीट। आप सभी को पता है कि वाटर और लैंड के बीच में जो डिफरेंट होता है वो कैपेसिटी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है सोलर हीट के द्वारा। पता है ना कि पानी से क्या बोलते हैं गर्मी ह्यूमिड कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो यहाँ पर वही चीज बता रही है कि जो एरिया सीज के पास होते हैं वो एरिया में गर्मी कम होती है, ठीक है। और जितनी दूरी बढ़ती जाती है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है सीज से, उतना क्लाइमेट अफेक्ट होता जाता है, उतनी गर्मी भी बढ़ती जाती है। As a result, coastal regions experience temperate climate while the climates become continental in the interior place away from the sea coast. The climate of Mumbai in India is temperate as it is near the sea coast, while it is continental at Nagpur or Delhi as these places are situated from a distance from sea. इसमें वही बात क्लियर बता रहे हैं जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया कि जो एरिया सीज से पास होते हैं वहां का क्लाइमेट थोड़ा ह्यूमिड टाइप का होता है, मतलब वहां गर्मी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुंबई का एरिया कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया यानी तो आपके गर्मी नहीं होगी ना तो वहाँ ठंडी भी ज्यादा नहीं होगी फिर। राइट राइट, डिपेंड्स ऑन मौसम ना, वो डिपेंड्स करता है क्योंकि जहां पर सीज है वहां पर ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, मौसम ह्यूमिड वाला क्लाइमेट वाला जो पसीने वाला मौसम होता है ना वैसा मौसम रहता है, लेकिन गर्मी एकदम नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट लेकिन टाइप। जैसे जैसे सीज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लैंड का, फॉर एग्जांपल नागपुर हुआ, दिल्ली हुआ, वहां पर गर्मी बहुत होती है, ठीक है। आपके ये जो गर्मी होती है सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो वही चीज यहाँ पर बताया है उन्होंने कि सीज के पास के एरिया का क्लाइमेट अलग होता है और सीज से दूर के जो भी एरियाज होते हैं उसमें क्लाइमेट अलग होता है। इसके बाद आता है हमारा ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से ऑल्टीट्यूड मतलब जो सी है, जो हमारा सीज है उस लेवल से लेकर हमारी जो लैंड है उसके बीच में कितनी ऊंचाई है। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो ये बोलता है कि सी लेवल से लेकर ऑल्टीट्यूड लेवल के बीच में जिस हिसाब से ऊंचाई है
वो भी हमारे अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को। आगे पढ़ते हैं इसमें। एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सी लेवल, एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज। आप सभी को पता है जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं तो जो एयर की जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसकी वो कम होती जाती है, पता है ना, इसीलिए ऑक्सीजन पे चढ़ाई या करने के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाया जाता है पहाड़ों पे चढ़ाई करने के टाइम पे। उसका सेम Yes. मीनिंग यही होता है कि आपका जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर वही बात आ रही है, सी लेवल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लाइमेट अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है while higher relief gets more rain। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको ये भी पता है कि पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि वो एरिया एयर प्रेशर उस पर कम होता है और एयर टेम्परेचर उनका थोड़ा नॉर्मल से कम ही होता है एयर टेम्परेचर। तो इसके एक मिनट स्टूडेंट्स। वापस चले गए। टाइम दे रहे। सॉरी, चलिए। हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वहां का टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, ठीक है। पानी भी, बारिश भी वहां पर ज्यादा होती है। ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड द हिमालयस पीक रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। आप सभी को पता है कि पूरे साल हिमालय की जो चोटी है, हिमालय पीक है, उस पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है, कवर रहता है ना बर्फ से हमेशा वो। क्यों? क्योंकि उसका सी लेवल से लेकर ऑल्टीट्यूड और उसका बहुत डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर हमेशा बर्फ रहती है। मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन व्हेन इट राइजेस एंड गिव्स रेन। आपको पता है मॉइस्चर कूल्स, जो मॉइस्चर वाला मौसम होता है उसमें हमेशा मौसम जो है वो ठंडा रहता है। बारिश का सीजन याद रहता है ना, क्योंकि बारिश होती है तो उस पीरियड पे सभी को पता है कि मौसम ठंडा हो जाता है। तो एयर कूल्स डाउन, हवा जो है वो ठंडी चलती है। एंड व्हेन इट राइजेस एंड गिव्स रेन, और अगर ज्यादा ठंडा मौसम होता रहता है तो बारिश हो जाती है। With increasing altitudes of the mountains in Meghalaya, the rainfall increases। जैसे आप एक एग्जाम्पल, अगर हम मेघालय की बात करें ऑल्टीट्यूड के मामले में, तो मेघालय जो माउंटेन है वहां हमेशा बारिश होती रहती है और बारिश बढ़ती रहती है, ठीक है। वहां बारिश कभी कम नहीं होती है। इन जनरल एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, और जो एयर टेम्परेचर होता है ना वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। आपको पता है अगर एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा तो सर्दी बढ़ती जाएगी, Yes. ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वहां का टेम्परेचर हो जाता है फॉर द एसेंस ऑफ 165 मीटर्स और 6.5 आपका सेंटीग्रेड सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बोली है कि 165 मीटर की दूरी पर ही वहां का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है फॉर एन एसेंस ऑफ एवरी 1000 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका हर 1000 मीटर की दूरी के पर जो अर्थ का सरफेस होता है वो 1000 मीटर की 1000 मीटर की दूरी पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर हो गया आपको ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल? क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स क्या क्या इफेक्ट, किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। इंडिया फॉल इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आप सभी को पता है इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आता है। अपने वर्ल्ड में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलती हैं इंडिया में। दीज विंड्स ऑरिजिनेट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसके कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन अ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है वहां से ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक जो है वो नॉर्थर्न की साइड से आता है। These winds deflect due to Coriolis force and blow towards equator. In past, these winds were utilized for oceanic trade. यहाँ पर इन लोगों ने यही बोला है कि जो यहाँ की हवाएं होती है, यानी हमारी कंट्री की जो भी हवा है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण नीचे की ओर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, जिसके कारण पास्ट में दिस विंड्स, ये वाली जो विंड है यूटिलाइज की जाती है ओशियन ट्रेड में, ओशियनिक ट्रेड में, जो भी हमारे समुद्र से रिलेटेड जो ट्रेड्स दिए जाते हैं उसमें इन हवाओं का यूज किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड अ ट्रेड विंड्स, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने पढ़ी थी कि ओशियन विंड्स 9th में पढ़ा था कि 10th में पढ़ा था। ओशियन विंड्स के थ्रू हम लोग जो इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं, राइट, पढ़ा है ये चीज। क्लास, मुझे आवाज नहीं आ रही है और इस तरीके से तो आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओशियनिक ट्रेड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक को जनरेट किया जाता है उनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स। जो वहां पर हवाएं चलती हैं और उन हवाओं के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जनरेट किया जाता है उन्हें बोलता है ट्रेड विंड्स। एज दीज विंड्स फ्लो ओवर लैंड मास, और ये विंड जो होती है वो जमीन एरिया से, जमीन एरिया की तरफ आती हैं, उन्हें कवर करती हुई जाती हैं। दे कंटेन्स लेस मॉइस्चर, जिसके कारण इन हवाओं के चलते मॉइस्चर थोड़ा कम रहता है। द इंडियन ओशियन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ साइड पे जो ओशियंस हैं उसमें अरेबियन सीज है। lie to the west and Bengal, west and Bay of Bengal in the east. साउथ इंडिया में अरेबियन सी आता है और वेस्ट साइड पे आपका आता है बे ऑफ बंगाल, जो ईस्ट में जाकर गिरता है। ये दो ओशियंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट ओशियन है अरेबियन सी जो वेस्ट में जाकर, जिसका पानी वेस्ट में जाकर मिलता है, और सेकंड है हमारा बे ऑफ बंगाल जिसका पानी जाकर ईस्ट में मिलता है। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास द विंड्स पासिंग ओवर देम एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। जब ये हवाएं चलती है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाती है, यानी बारिश को स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। विंटर के सीजन में क्या होता है कि जो हिमालयस से आने वाली नॉर्थ की साइड से जो हमारी हवाएं चलती हैं, नॉर्थ से आने वाली जो हवाएं हैं वो मौसम को ठंडा कर देती है और हाई प्रेशर डेवलप्स करती है, यानी जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसके कारण हवाएं जो है वो सूखी और ठंडी चलती हैं। Cold and dry winds from this region blow towards the oceanic areas where low pressure is created. और ये ठंडी हवाएं जो जब चलती हैं तो ये ठंडी हवाएं बहती हुई ओशियनिक एरियाज की तरफ जाती हैं और वहां का जो प्रेशर होता है वो लो कर देती है। विंटर सीजन में आपने देखा होगा, विंटर सीजन वहां पर ज्यादा ठंडा होता है जो ओशियन से या जो सीज से एरियाज दूर होते हैं, ठीक है।
अपने गुजरात में अगर बोल सकते हैं तो गुजरात का एरिया क्योंकि सी के पास में ही आता है, इसलिए ना यहाँ पर ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, तो जब कोल्ड हवाएं, कोल्ड एयर जब अपने नॉर्थन साइड से आती हैं तो ये ओशियनिक जो सीज वाला एरिया है उसकी तरफ बहती हुई आती है और वहां के प्रेशर को, एयर प्रेशर को लो कर देती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से होता हुआ ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। लो प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा वहां का टेम्परेचर हाई होता जाएगा। ओवर सेंट्रल एशिया या इंडियन लैंडमास, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें या इंडियन लैंडमास की बात करें तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। हाई एट दिस टाइम, इसी टाइम पर हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर इंडियन ओशियन इन साउथ, so winds tend to blow from the high pressure over Indian oceans to low pressure in the north India। यहाँ पर यही बोला है कि जो winds होती हैं वो winds आपकी स्टार्ट होगी इंडियन ओशियन में जाकर, यानी जो आपकी यहाँ क्लियरली इन्होंने बोला है कि इंडियन ओशियन जो वो साउथ से चलती है, वो साउथ से ठंडी हवाएं चलती है। ठीक है, और वो लो एरिया की तरफ आती है और जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको लो करती जाती है। हाई प्रेशर से स्टार्ट होकर वो लो प्रेशर की तरफ आएगी। हाई प्रेशर आपका साउथ से स्टार्ट होगा तो विंड साउथ से स्टार्ट होकर ओशियन की तरफ आएगी, नॉर्थ की तरफ आती है और नॉर्थ इंडिया में जो मौसम है वो लो प्रेशर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीज विंड्स आर नोन एज अ साउथ वेस्ट मानसून विंड, क्योंकि ये विंड साउथ की तरफ से स्टार्ट होती है, साउथ से वेस्ट की तरफ आती है, इसलिए इन विंड्स को साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जाना जाता है। दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। ये जो हवाएं होती है, ये जो प्रेशर होता है, ये विंड मॉइस्चर लेकर आती है और जहां पर मॉइस्चर होता है वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो इंडिया में ये रेन बारिश कर देती है। Sometimes a peculiar phenomena takes place over place located from India, which creates temporary changes in the long-term climate pattern. Phenomena like jet stream, western disturbance, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to great extent. However, the monsoonal characteristics of climatic of India remain unaffected. इसमें जो ये नाम दिए हुए हैं ना, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, El Nino, आप लोगों का ये होमवर्क है आज कि आप जरा इन चीजों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये चीजें हैं क्या और ये कैसे अफेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेट को। कल मैं आप लोगों से आकर इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगी पहले। क्लियर है? कल तो क्लास नहीं है ना आप लोगों की, कल ऑफलाइन क्लास है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी मिलूंगी मैं इसके बारे में जरूर डिस्कस। क्या हर्षिका? ऑनलाइन ही है क्लास हमारे। हाँ, आप लोगों की तो ऑनलाइन ही है यार, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि 7th 8th वाले की ऑफलाइन। ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है, हर्षिका ने अच्छे से याद दिला दिया। कल मैं ये आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसे अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, और उससे कैसे हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है और हवाओं यानी विंड पर और मौसम पे उसका क्या क्या असर होता है। क्लियर है? आज हम लोगों ने इस पे 4 फैक्टर पढ़े जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, थर्ड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी, और लास्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसा प्रेशर होगा जिसके कारण हवाएं किस प्रकार से चलती हैं और मौसम, हमारा जो क्लाइमेट है उस पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सीजन कौन कौन से होते हैं इंडिया में सीजन्स? विंटर, मॉनसून, ऑटम, रेनी सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। चलिए
सीजन्स तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के कौन कौन से सीजन्स होते हैं, तो बस ये मैं ऐसी वर्बली बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे अब इसे डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी यही सब चीजें बताइए। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, ठीक है, आप लोग नोटिस करो और उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। Weather in our country remains almost the same for every 2 months. These 2 months duration is called a season. जो 2 महीने और 2 महीने 3 months एक जैसे होते हैं, उनको seasons बोलते हैं. As per tradition, there are 6 season in India. यही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि 4 season नहीं 6 season होते हैं इंडिया के अंदर. These are हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा and शरद. There is hardly any noticeable differences in weather between two successive seasons. लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता है, तो हम इसे 6 सीजन्स में काउंट जरूर करते हैं, लेकिन मोस्टली 4 ही याद रहते हैं. So if 2 seasons are taken simultaneously, then would be only 3 seasons of the year. इसलिए इन लोगों ने 3 ही सीजन के बारे में डिस्कस किया, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन एंड रेनी सीजन. Changes in season are experienced distinctly in India. Cold weather starts from the beginning of the winter. Cold season start होते ही winter शुरू हो जाती है. Temperature gradually increasing during summer. और summer season के दौरान गर्मी बहुत हो जाती है तो temperature बहुत high हो जाता है. With the onset of monsoon, air gathers moisture and bring rain. और उसके बाद मानसून का सीजन ऐसा होता है जिसमें एयर जो है वो मॉइस्चर इकट्ठी करती है और उसके बाद में उसे बारिश के रूप में, रेन के रूप में बरसा देती है. ठीक है. इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट इनटू 4 सीजन. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने 4 सीजन्स में से डिवाइड किया. फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन जिसे विंटर सीजन कहते हैं, ये दिसंबर से फरवरी का होता है. हॉट वेदर सीजन समर का, मार्च टू मई. एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन जून टू सितंबर. एंड लास्ट आता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन अक्टूबर से नवंबर. क्लियर मैम? रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून बेटा, ये मॉनसून में सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है और बारिश भी चलती है. आपको पता है ना अक्टूबर में कई बार बारिश हो जाती है, तो ये आपका सीजन जो है ये रेनी सीजन प्लस विंटर सीजन दोनों में काउंट हो जाता है, क्योंकि दिसंबर से फरवरी का सीजन विंटर का होता है, तो इसमें कुछ टाइम जो है वो विंटर का आता है और कुछ टाइम आपका रेनी सीजन का रहता है. क्लियर? चलिए, क्या किसी ने कुछ बोला? क्या बोला? बेसिकली 3 सीजन के बारे में इस सीजन ऑफ इंडिया में जो चार्ट दिया गया है इसमें बताया गया है, वो 3 सीजन है आपके, विंटर, समर एंड मॉनसून. मॉनसून के 3 सीजन में कौन कौन से मंथ आते हैं, समर में कौन से आते हैं और विंटर में कौन से आते हैं, तो ये आप पढ़ लेना और आपको क्लियर हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं आपके कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से लेकर फरवरी का, और उसके बाद वार्म वेदर सीजन समर का, एंड द एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन जून टू जुलाई का, एंड मानसून एडवांसिंग विद द अरेबियन. ये हम लोग करेंगे कल. ठीक है. कोल्ड वेदर सीजन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं. ठीक है. ये चीज आप पढ़ लेना, क्योंकि कोल्ड वेदर सीजन ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है. कोल्ड, समर सीजन और रेनी सीजन तो आप लोग पढ़ लोगे तभी मैं आगे इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी और आप लोगों से पूछूंगी, तब उसके बाद अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर को मैं यही खत्म कर दूंगी और बोल दूंगी कि चैप्टर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. फिर एग्जाम कैसे करेंगे? एग्जाम के बारे में सर्कुलर आप लोगों को मिल जाएगा, अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में. ऐसा नहीं, आप